नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए 6 सेमेस्टर के पेपर 1 यानी कि भारत और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इसकी यूनिट नंबर 1 से बनने वाले टॉप 100 एमसीक्यूज़ के बारे में। और नंबरिंग के साथ आपके एमसीक्यूज़ होंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बीए 6 सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं और एक सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट आपका होता तो उसके 2 पेपर होते हैं। तो ये पेपर नंबर 1 है जिसमें आपको पढ़ना होता है भारत और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और पेपर 2 में आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो उसके बारे में भी यूनिट नंबर 1 तैयार किया जा रहा है, जल्द ही वो भी वीडियो आपके समक्ष आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पेपर 2 मतलब कि आपका यूनिट 2, 3, 4 इस तरीके से प्रयास रहेगा कि आगे तक क्लासेस होती रहें। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, अब आइए एक एक प्रश्नों को हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकाई संख्या 1 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से आपके नंबरिंग के साथ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, एक एक पॉइंट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वर्ष 2010-11 के बजट में प्रावधानित धनराशि कितनी थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वर्ष 2010-11 के बजट में प्रावधानित धनराशि जो थी वो कितनी थी? तो थी लगभग 40,100 करोड़ के आसपास। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से दूसरा नंबर, 15 अगस्त 1994 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किन कार्यक्रमों की घोषणा करी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे 1994 में, उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन योजना के बारे में बताया था, मतलब इसकी उद्घोषणा करी थी। शहरी निर्धनता निवारण के बारे में योजनाएं चलाई थी, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का गठन भी किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। ये सभी चीज़ें 15 अगस्त 1994 के दौरान की चीज़ें की गई, उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा करी गई। अगला क्वेश्चन आ चुका है। संपूर्ण भारत में ड्वाक्रा योजना प्रारंभ कब हुई? फटाफट से आप बताएंगे। संपूर्ण भारत में ड्वाक्रा योजना जो प्रारंभ हुई है 1992 में, 1992 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आपके आते हैं तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास करेंगे। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ, बताएं, जिसको आप NREP बोलते हैं, नेहरू रोजगार योजना जिसको आप कहते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ? ये पूर्ववर्ती योजना आवास और आश्रय उन्नयन को लेकर के थी योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई कब हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी बेटा कब? इसकी शुरुआत हुई 1989 को, 1989 अक्टूबर महीने में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर महीने में शुरू की गई थी। ठीक है, 1989 उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके द्वारा करी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय सामाजिक योजना के तहत महिलाओं को प्रसव लाभार्थ कम से कम होना चाहिए 19 वर्ष की आयु, 20 वर्ष या 21 वर्ष? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत महिलाओं को महिलाओं को प्रसव लाभार्थ कम से कम 20 वर्ष की आयु जो है ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम 2 प्रसवों पर सहायता दी जाती है। प्रसव माने होता है बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत क्या है? महिलाओं को प्रथम 2 प्रसवों पर सहायता दी जाती है, एक तो प्रसव पूर्व और एक प्रसव के बाद। ठीक है, प्रसव से पहले यानी बच्चे के जन्म लेने से पहले और बच्चे के जन्म लेने के बाद 2 प्रकार की जो है सहायता महिलाओं को दी जाती है राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, सामूहिक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? फटाफट से आप बताएंगे। सामूहिक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? सामूहिक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? 1900, बिल्कुल फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1995, 1996 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
ग्रामीण बेकारी दूर की जा सकती है किसके द्वारा? कुटीर उद्योगों का विकास करके, बिल्कुल ठीक बात है। जनसंख्या नियंत्रण करके भी दूर कर सकते हैं और प्रशिक्षण दे करके भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे करके लोगों को, बिल्कुल। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, 8वें का डी लगाएंगे। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। गाँवों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है। गाँव का मोक्ष कब होता है? जब उसमें कुटीर और लघु उद्योग होते हैं। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? बताएं, घर्षणात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? इनमें से अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होने से घर्षणात्मक बेरोजगारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11वां नंबर प्रश्न है, पूंजी निर्माण की समस्या कौन सी समस्या है? बताएं, आर्थिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय, प्रशासनिक। तो पूंजी निर्माण की समस्या जो है ये एक ऐसी समस्या है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पूंजी निर्माण की समस्या एक आर्थिक समस्या, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन देखें, अल्प विकसित देशों में कृषि में सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी होती है? बताएं, अल्प विकसित देशों में कृषि में कौन सी बेरोजगारी दिखाई पड़ती है? अर्ध बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, सीमित बेरोजगारी या फिर शून्य बेरोजगारी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको अर्ध बेरोजगारी कहते हैं, मतलब कि रोजगार में लगे भी हुए हैं लेकिन वो रोजगार में है नहीं, तो इसको अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि खेती हो रही है, 1 बीघा खेती, उसको एक व्यक्ति भी कर सकता है और 4 व्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन उसी 1 बीघा खेती को 4 व्यक्ति मिलकर के कर रहे हैं, तो 3 ऑटोमेटिक एक प्रकार से क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगार है सभी लोग आपस में, उसमें कोई वो नहीं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक विकास की भाषा में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? विकसित, विकासशील, अल्प विकसित या पिछड़ी हुई? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक विकास की भाषा में अगर देखें तो विकासशील माना जा रहा है। ठीक है, कि विकास हो रहा है इसका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? देखें, उच्च प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। विकासशील प्राकृतिक साधन है, तकनीकी पिछड़ापन भी आप देखते हैं, मतलब कि तकनीकी पिछड़ापन ये एक प्रकार से आप देखते हैं कि प्रश्न क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? देखिए, विकसित प्राकृतिक साधन, तकनीकी पिछड़ापन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, तो यही उच्च प्रति व्यक्ति आय ये एक विशेषता नहीं, बाकी सब विशेषताएं हो सकती हैं। तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं हम, ठीक है, विकसित प्राकृतिक साधन भी हैं, ठीक है, बात है, ये दोनों ठीक हैं, ये सब विशेषता हैं, लेकिन उच्च प्रति व्यक्ति आय नहीं है, यानी कि यही इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इससे अभिप्राय यह है कि यहाँ निबल राष्ट्रीय उत्पाद कम है या प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम है या प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है? बताएं, भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इससे अभिप्राय यह है कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ निबल राष्ट्रीय उत्पाद कम है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर देखेंगे, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? बताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं हैं, एक विशेषता इनमें से नहीं है, वही पूछा जा रहा है। तो इनमें से देखेंगे, कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल ठीक है, ऊंची जन्म दर भी है, यहाँ पर जन्म ज़्यादा होता है, नीची प्रति व्यक्ति आय भी है, ठीक है, यानी ऊंची जीवन प्रत्याशा ही नहीं है, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वही पूछा कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यही नहीं है। ठीक है, ऊंची जीवन प्रत्याशा हम लोगों की नहीं है, बाकी हम लोगों की प्रति कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, ऊंची जन्म दर है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, जनसंख्या का नियंत्रण बिल्कुल जरूरी है, सामाजिक पूंजी का विकास भी करना चाहिए और पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी, एक प्रकार से ये सब आवश्यक है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत को एक अर्ध विकसित देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय निम्न है, बिल्कुल ठीक है, व्यापक बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी है, कृषि की प्रधानता है,
तो भारत को एक अर्धविकसित देश कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सारी विशेषताएं विद्यमान है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा सकते हैं आप, ये सभी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत एक विकासशील देश है क्योंकि। भारत एक विकासशील देश इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसीलिए एक विकासशील देश है। प्रति व्यक्ति आय बस भारत की बढ़ जाए, ये विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, किसकी है? अमेरिका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का आपका रूस है। ठीक है, रूस जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। क्लियर। समाजवाद में मतलब क्या होता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, उत्पत्ति के साधनों पर। और पूंजीवाद में क्या होता है कि निजी क्षेत्रों का यानी कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हाथ होता है। और मिश्रित में क्या होता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों होता है, यानी कि निजी भी जो है उत्पत्ति के साधनों पर निजी हस्तक्षेप और सरकारी दोनों प्रकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी कॉलेज भी है, मतलब कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है। ठीक है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन रसिया में सरकारी ही सब कुछ है और अमेरिका में आपका ठीक है सब सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है या फिर और किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना है या ऐसे और भी इसके और पीडीएफ बनेंगे जो मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव के लिखित के भी बनाए जाएंगे। तो अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेजेंगे। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा, यानी फ़ीस है ये। 100 रुपये फीस में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा 6 सेमेस्टर के। ठीक है, ग्रुप बन चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो उस ग्रुप में आपको मिलेगा, जैसे जब भी क्लास होगी तो उसकी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, वीडियो आपके पास वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस जैसे ये वीडियो अभी चल रही तो इस वीडियो के उपरांत इसकी पीडीएफ भी उस ग्रुप में मिल जाएगी, तो वो पीडीएफ भी आपके पास मिल जाएगी, यानी जब भी आप लेंगे तब भी आपको पास पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, पर्सनली भी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर होंगे विश्वविद्यालयों के मेरे पास आएंगे वो भी मैं आपके पास सेंड करूँगा, और मॉडल पेपर मैं बनाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे मॉडल पेपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट होंगे। रिवीजन क्लास होंगी, महामैराथन संग्राम, तमाम प्रकार की क्लासेस होंगी जिसके माध्यम से लिखित और ऑब्जेक्टिव यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और एमसीक्यूज दोनों टाइप की तैयारियों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं इस नंबर पर SMS करके 9161 93 60 62 पर। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास एक विकास प्रक्रिया है, या विकास एक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होता है, एक लंबे समय तक वृद्धि होती है। यह कथन किस विद्वान का है? बड़े फेमस विद्वान है, उनका नाम है जो है मेयर और वाल्डविन महोदय का एक कथन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय आर्थिक कल्याण से में सुधार होता है, यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर में जब सुधार होता है तो उसी को आर्थिक वृद्धि हम कह सकते हैं। यह बात किसने बताई? तो यह बात बताई थी किसने भैया? हार्वे हिम्स्टीन ने बताई थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट मतलब कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का कौन सा प्रत्यक्ष निर्धारक तत्व नहीं है? आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष निर्धारक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, प्राकृतिक संपदा, पूंजी निर्माण और जनसंख्या, ये सब प्रत्यक्ष निर्धारक तत्व हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ये प्रत्यक्ष निर्धारक तत्व आर्थिक विकास की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सा ऑप्शन इज राइट आंसर 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास से अभिप्राय प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से है। यह परिभाषा किसकी है? यानी आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। यह बातें किसने बताई हैं? तो प्रोफेसर बेरन ने बताई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेष्ठ माप है? इनमें से बताएं। निर्यात का आकार, राष्ट्रीय आय, ग्रामीण उपयोग या रोजगार?
आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेष्ठ माप है इनमें से? तो इनमें से श्रेष्ठ माप जो है वो होगी आपकी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो होती है। यह एक प्रकार से आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, आर्थिक विकास की दर शून्य होने का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का शून्य होना, या जनसंख्या वृद्धि की दर शून्य होना, या राष्ट्रीय आय में वृद्धि ना होना, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास की दर शून्य होने का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास शून्य होने का अर्थ होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि ना होना। जब नेशनल इनकम में वृद्धि नहीं होती है तो उसी को मतलब आर्थिक विकास कुछ भी नहीं हुआ है, आर्थिक विकास जीरो है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके बिना विकास असंभव है? लाभ प्रेरणा, बचत, मुद्रास्फीति या विदेशी सहायता? तो विकास असंभव है किसके बिना? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसके बिना विकास असंभव है बेटा? किसके बिना विकास असंभव है? तो मुद्रास्फीति के बिना विकास असंभव होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएं। संतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नरकसे महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसके अनुसार देश में 2019 से 21 में निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या का परसेंटेज है कितना? तो 14.96%। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम किस लिए बनाया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम जो था ये निर्धनों में सबसे अधिक निर्धनों की सहायता करना, निर्धनों में भी जो सबसे अधिक निर्धन है उनकी सहायता करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। 31 नंबर प्रश्न, देश में संपूर्ण ग्रामीण योजना का प्रारंभ कब हुआ? देश में संपूर्ण ग्रामीण योजना का जो प्रारंभ हुआ बेटा वो 2001 में हुआ था, सितंबर महीने में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो है इसको समझ रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं। ऐसे ही यूनिट नंबर 2 का भी आएगा। अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो यूनिट नंबर 2 की भी वीडियोज़ आपके समक्ष आएगी, तो उसको लेकर के आप तैयार रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए मैं व्यवस्था करूँगा चीज़ों की, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यूनिट 1, 2, 3, 4 इन सभी की आती रहेगी। ठीक है, चले। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष, तो भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2011-12 रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न, भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम या तृतीय? भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? परिवहन, खाद्य उत्पाद, औषधि या इंजीनियरिंग? इनमें से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग में शामिल हो सकता है? आधारभूत उद्योग में जैसे इंजीनियरिंग जो है एक आधारभूत उद्योग माना जा सकता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था भैया? 1905 ईस्वी से ही शुरू हो गया था स्वदेशी मूवमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के नियोजन काल में तीव्र औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक बल किस योजना में दिया गया था? भारत के नियोजन काल में तीव्र औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक बल किस योजना में दिया गया था? तो वह योजना थी कौन सी? पंचवर्षीय योजनाओं की बात हो रही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। और भारी उद्योगों पर को भी इसमें ध्यान रखा गया था, औद्योगिक विकास को लेकर के ज़्यादा ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना हेतु वार्षिक औद्योगिक विकास दर का क्या लक्ष्य रखा गया था? बताएं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वार्षिक औद्योगिक विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 9.3 रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। औद्योगिक उत्पाद के दृष्टिकोण से किस प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान रहा है? औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में जो प्रथम स्थान रहा है वो किसका रहा है बेटा? वो रहा है महाराष्ट्र का। किसका रहा है भाई? महाराष्ट्र का। ठीक है, भारत में प्रथम स्थान रहा है औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से। उनतालीस नंबर प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का वार्षिक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? कितने % आर्थिक औद्योगिक विकास को लेकर के बल दिया गया था?
तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% रखा गया था वार्षिक लक्ष्य औद्योगिक विकास का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, घटता जाता है, तत्पश्चात बढ़ता है, या बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, घटता जाता है, बताएं। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का जो अंश होता है वो भी बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्र जो हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 41 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 42 नंबर भैया, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 50% है, लगभग 50%। अगला क्वेश्चन, कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास एक दूसरे के क्या हैं? पूरक है, प्रतिद्वंदी है, समान है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृषि विकास और औद्योगिक विकास दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सब परीक्षा में आ सकने वाले क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 से इससे बाहर क्वेश्चन कुछ आएंगे नहीं, बाकी यूनिट नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगी, इस तरीके से हम चर्चा करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? बताएं। सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद में या जीडीपी में कृषि का जो क्षेत्र है वो लगभग 1/4 है। ठीक है, लगभग 1/4। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कृषि में खाद्यान्न की फसलों का औसतन कितना भाग है? तो भारतीय कृषि में खाद्यान्न की फसलों का लगभग 72% भाग खाद्यान्न फसलें उत्पादित करी जाती हैं, खाने पीने वाली। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय जो है वो है चकबंदी और सहकारी खेती। चकबंदी के द्वारा खेतों को इधर उधर करके हम रखते हैं, ठीक है, और सहकारी खेती मतलब कि मिलजुल करके खेती करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का कितना भाग कृषि में संलग्न है? बताएं। भारत में कार्यशील जनसंख्या का कितना भाग जो है कृषि में संलग्न है? तो लगभग 64% भाग कृषि में संलग्न है, कार्यशील जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन, कृषि अर्थव्यवस्था का क्या है? कृषि अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है, कला है, या फिर दोनों है? फटाफट से आप बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि अर्थशास्त्र क्या है भाई? कृषि अर्थशास्त्र जो है एक प्रकार का विज्ञान भी है और कला भी है, यानी सा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। मानवीय संसाधन राष्ट्र के लिए दायित्व हैं या संपत्ति हैं, फिर दोनों हैं। तो मानवीय संसाधन राष्ट्र के लिए दायित्व भी हैं और संपत्ति भी हैं। आ बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। पुस्तक बड़ी फेमस है ये, एजुकेशन मैन पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पुस्तक किसने लिखी? बड़ी फेमस पुस्तक है एजुकेशन मैन पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पुस्तक के लेखक कौन है? हार्बिन्स और मार्सन। ठीक है, हार्बिन्सन और मायर्स ने इस पुस्तक को लिखा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राष्ट्र में मानवीय श्रम वह कोष है जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की पूर्ति करता है, यह कथन किसका है? तो प्रत्येक राष्ट्र में मानवीय श्रम एक कोष होता है जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति करता है, यह कथन है एडम स्मिथ का। प्रोफेसर एडम स्मिथ जो हैं ये अर्थशास्त्र के जनक हैं, आपको बता दूं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में पिछली बार आया हुआ है। द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक को लिखा है लिविस महोदय ने। ठीक है, जबकि एजुकेशन मैन पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक को लिखा है हार्बिन्सन और मायर्स ने। क्लियर? चले, 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक विकास एक यंत्रीकृत प्रक्रिया नहीं है। आर्थिक विकास क्या है? एक यंत्रीकृत प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। यह एक मानवीय उद्यम है तथा अन्य समस्त मानवीय उद्यमों की तरह परिणाम उन व्यक्तियों की योग्यता, गुणवत्ता एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो इसे अपने हाथों में लेते हैं। आर्थिक विकास को, यह कथन किसका है? आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए रिचार्ड टी गिल महोदय ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है मानवीय संसाधन का विकास ज्ञान कुशलता तथा समाज के व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने वाली एक प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस होता है, जो आर्थिक अर्थों में यह कहा जा सकता है कि यह मानवीय पूंजी का एक ऐसा संचय या इकट्ठापन है जिसको अर्थव्यवस्था के विकास में इफेक्टफुली यानी प्रकाश या प्रभावशाली विनियोग के रूप में लाया जा सकता है। यह बात मानवीय संसाधन के विकास को लेकर के किस व्यक्ति ने कही थी? तो इसको कहा था हार्बिन्सन और मायर्स नाम के विद्वान ने, जिन्होंने पुस्तक लिखी है एजुकेशन मैन पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उन्होंने इस बात को कहा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 55 नंबर क्वेश्चन है, एक देश के साधन स्पष्ट रूप से उस देश के द्वारा किए जाने वाले विकास के परिणाम व प्रकार की सीमा होते हैं, किंतु वे एकमात्र सीमा नहीं होते कि उन्हें तो प्राथमिक सीमा भी नहीं समझा जा सकता। यह विचार है किसका? एडम स्मिथ, मतलब कि आर्मिटिज स्मिथ का, या लिविस का, या फिर बेस्टेबल का? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, एक देश के साधन स्पष्ट रूप से उस देश के द्वारा किए जाने वाले विकास के परिणाम व प्रकार की सीमा होते हैं, किंतु वे एकमात्र सीमा नहीं होते कि उन्हें तो प्राथमिक सीमा भी नहीं समझा सकता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है भैया? लीविस नाम के विद्वान का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जन संसाधनों में सर्वाधिक लाभदायक हैं कुएं या नलकूप, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं, तालाब या नहरें? मतलब कि जन संसाधनों में सर्वाधिक लाभदायक जन संसाधनों में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना हुई थी, बताएं। जल संसाधन कर लें, जल यहाँ पर जन गलत लिखा है, जल संसाधन में सर्वाधिक लाभदायक हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं। बहुउद्देशीय मतलब कि ऐसे नदी घाटी योजनाएं जिनका उद्देश्य बिजली बनाना भी है या नहरें देना भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बहुउद्देश्य यानी कई उद्देश्य को लेकर के बनाई गई योजना। भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई? 1945 1945। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 58 नंबर, भारत में स्वजलधारा योजना प्रारंभ हुई। स्वजलधारा योजना भारत में कब प्रारंभ हुई? स्वजलधारा योजना प्रारंभ हुई है 2002 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में कितने % भूमि पर वन पाए जाते हैं, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में जो वन पाए जाते हैं लगभग 21.71% भाग पर पाए जाते हैं। 21.71 मतलब 21.71। भारत में भूमि का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? भारत में भूमि का क्षेत्रफल लगभग अगर मान करके चलो तो 2.4% जो है इस पर क्षेत्रफल पर भारत में भूमि का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में चौथा स्थान है, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान हो गया। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो भारत में मिट्टी की अगर बात की तो मिट्टी भारत में 7 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी? 7 प्रकार की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो किया गया था बेटा, वो किया गया है कब? 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों के बीच में स्थित है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो वो है पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है, बताएं। आंध्र प्रदेश संबंधित कौन सी नदी घाटी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है? देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना या फिर इसके पोच पंपाद परियोजना या फिर तुंगभद्रा परियोजना, ये सभी रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ये सभी। 66 नंबर क्वेश्चन है। भारत में जल संसाधनों के विकास हेतु सर्वोच्च तकनीकी संस्था कौन सी है, बताएं। भारत में जल संसाधनों के विकास के लिए सर्वोच्च तकनीकी जो संस्था मानी जाती है वो केंद्रीय जल आयोग ही मानी जाती है। केंद्रीय जल आयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन से बेटा प्रश्न है, भारत में केंद्रीय जल नीति कौन तैयार करता है? केंद्रीय जल आयोग या कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद? तो भारत में केंद्रीय जल नीति तैयार कौन करता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तैयार करती है। अगला प्रश्न,
नई राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? नई जल नीति को स्वीकृति कब मिली? अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय वन आयोग बताएं। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में करी गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? बताएं सभी लोग। राष्ट्रीय वनारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये सारे प्रश्न आप जो है देख पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चूँकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं। 71 नंबर प्रश्न, केंद्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? केंद्रीय जल नीति बनाई गई थी 1987 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आय का दोषपूर्ण वितरण भी जनाधिक्य की स्थिति प्रकट करता है। आय का दोषपूर्ण वितरण भी जनाधिक्य की स्थिति को प्रकट करता है। ये बात कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, जिन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, जिन्होंने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, जनसंख्या नीति राष्ट्रीय सरकार द्वारा देश की जनसंख्या के आकार और संगठन में किसी सरकारी कानून या निर्देश के द्वारा परिवर्तन लाने का जानबूझकर किया गया एक प्रयास या प्रयत्न होता है। यह परिभाषा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में किसने दी है? तो ये बात कही है एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारत में वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 140 करोड़ से अधिक आप मान सकते हैं। कितनी है? 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत में इस समय अनुमानित मानी जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? लगभग 17.17% पहले थी, अब 17.76% हो गई है। यानी कि प्रत्येक 100 लोगों में से 17 या 18 लोग भारतीय हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सन 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति हजार में कितना था? 2022-23 के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो इसके अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात जो है वो 933 आ गया है। पहले 943 था, फिर ये घट करके 10 घट गया है। अगला यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो 481 है। 481 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते। एक वर्ग अगर बनाएं 1 किलोमीटर का तो ये दायरा बना करके ये इस एरिया में 481 लोग रहते हैं। भारत में जन्म दर अधिक है जबकि मृत्यु दर स्थिर है या अधिक है या कम है? बताएं। तो भारत में जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है जन्म दर से, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 79 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी है? 2023 की जो है अगर हम देखें उसको डाटा के अनुसार 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म दर जो है वो लगभग 16.95 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी है? तो मृत्यु दर जो है वो 7.461 है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जनाधिक्य से क्या मतलब होता है? जनाधिक्य का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का खाद्यान्न की तुलना में अधिकता, यानी कि खाने से ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, खाद्यान्न उत्पादन से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए, तो ये होता है जनाधिक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी उत्पादन के साधन ना हो और जनसंख्या खूब बढ़ रही हो। नई जनसंख्या नीति 2000 के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या को स्थिर स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत की जनसंख्या को स्थिर किया जाएगा? ये 2000 के तहत जो है 2000 में जो नई जनसंख्या नीति आई थी उसके तहत माना गया था 2045 तक। ठीक है, स्थिर हो जाएगी जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है 2011 और 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार ही है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षरता मतलब कि जो पढ़े लिखे कम है, अंगूठा टेक ज़्यादा है वही। लेकिन बिहार में जो लोग पढ़े लिखे हैं बहुत विद्वान आदमी हैं। ठीक है, खानी सर को देख लीजिए, खान सर को छोड़ ही दीजिए, बाकी वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड हैं। बाकी और तमाम टीचर आप देखते हैं, बिहार के बहुत सारे टीचर जो है यूपीएससी लेवल तक पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग बिहार के यूपीएससी
DM, SDM, PCS स्तर के अधिकारी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 121 करोड़ थी भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, यानी सबसे विरल जनसंख्या जहां पर रहती है, यानी कि जनसंख्या दूर दूर निवास करती है, तो वो राज्य कौन सा होगा? 2021 की जनगणना के अनुसार अगर देखें, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 2001 से 2011 के बीच में अगर देखे जाए तो 17.64। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ती जनसंख्या का कारण नहीं है? बढ़ती जन्म दर, असमान आय, या बाल विवाह, या फिर ये सभी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में भारत की बढ़ती जनसंख्या कारण नहीं है, तो ये जनसंख्या का कारण नहीं है, तो बढ़ती जन्म दर, बाल विवाह ये सब है। असमान आय ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जन्म नियंत्रण का या के तरीका कौन सा है? गर्भपात, ऑपरेशन, या शिक्षा का प्रसार? तो जन्म को नियंत्रण करने का तरीका इनमें से कौन सा है? 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे तरीके, गर्भपात, ऑपरेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार। डी ऑप्शन। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विस्फोट जो होता है ये द्वितीय और तृतीय अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, भारत में गर्भपात अधिनियम बनाया गया था। भारत में गर्भपात अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में? लिंगानुपात मतलब कि जहां महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव, मतलब कि अधिकता महिलाओं की या पुरुषों की कम या ज़्यादा, बहुत कम नहीं, मतलब कि वो नहीं। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है। महिलाएं पुरुष लगभग बराबर के आसपास हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था कब? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था 11 मई 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें सब कुछ समझाने वाला है नहीं, सब फैक्ट टू फैक्ट डाटा है, तो इसमें आपको ऐसे देख लेना एक दो बार वीडियो को, बाकी समझाने वाला आएगा तो मैं बता ही दूंगा। सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला, यानी जब जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो कौन सा है? तो केरल ही था अभी तक। ठीक है, अब 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है उसमें जो सबसे ज़बरदस्त राज्य रहा है वो कौन रहा बेटा? वो अभी आपका कौन सा, देखें, साक्षरता वाला राज्य जो रहा वो भी केरल अभी भी रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात यानी जहाँ पर महिला पुरुष का भेदभाव बहुत, मतलब कि वो अनुपात ज़्यादा है, महिला और मतलब पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है, तो लिंगानुपात यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा भैया? लिंगानुपात वो केरल में भी आपको मिलेगा, केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश ही रहेगा हरदम। अगला प्रश्न, सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या रहती थी? तो विश्व की लगभग 17.7% जनसंख्या रहती थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 73% है, यानी भारत में 73% लोग, यानी 100 में से 73 लोग पढ़े लिखे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। प्रश्न है, 2023 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? जहाँ पर घनी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पर घनी आबादी हो बिहार में जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इनमें से, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या, मतलब कि जनघनत्व ज़्यादा, यानी कम जगहों पर ज़्यादा लोग रहते हैं। 100वां नंबर प्रश्न, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या कमी होती है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रितों
को स्वस्थ तथा पुष्ट रखने के लिए आवश्यक होती है। यह परिभाषा निर्धनता को लेकर के किसने दी है? तो गोडार्ड नाम के विद्वान ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोडार्ड ने बातें कही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जो है जानने का प्रयास किया। अच्छा, एक पुस्तक है प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिन्हास नाम के विद्वान ने इस पुस्तक को लिखा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे तमाम प्रकार के जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1986 में। रोजगार बीमा योजना कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1993 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में किसे शामिल किया गया? तो मतलब कि सवेतन स्वरोजगार सृजन को प्रौढ़ शिक्षा को, इन सभी को जो है मतलब उसमें मिला। काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1980 में हुआ। ये सब प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। चले फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।